अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने एंड कहाँ किया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर तकरीबन खत्म ही है। हाँ बस भैया, आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन करा दी, एनआरवी की कैलकुलेशन करा दी, उसकी डबल एंट्रीज कर ली, और क्या करना है, बच्चे की जान लोगे क्या? बस यही है, इतना ही है इसमें। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा रिकैप। इन्वेंट्री किसी भी वक्त पड़ी हुई चीज है, अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो गुड्स है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद ये बात की कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है जो साल के एंड पे है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट कैलकुलेशन की तरफ गए, चूंकि दिखने में सब एक जैसी चीजें हैं, तो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए फाइफो एफओ लगाना पड़ता है, परपेचुअल, पीरियोडिक। फिर एनआरवी क्या थी, एनआरवी ये थी कि जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, फ्यूचर में जब इसको बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, माइनस कितना कॉस्ट टू सेल या इलाज पे खर्चा होगा। एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर वैल्यू है। ये हो गए कैलकुलेशंस वाले सवाल। फिर आपको मैंने डबल एंट्रीज कराई, एक रॉ मटेरियल वाला सवाल भी करा दिया, एक ट्रेडिंग फिनिश गुड्स का सवाल भी करा दिया। आज आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स का करा देता हूं। जो पेज 2 और 3 पे आए, पेज 2 और 3 मैंने जनरल एंट्रीज की हेडिंग दी हुई है ना, वो सिखा रहा हूं। तो पेज 2 और 3, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल 1, 2 और 5, 6, 7 सेम है। पेज 2 और पेज 3 ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, दोनों में मैंने साथ साथ एंट्रीज की है ना। तो तीसरी चौथी के अलावा बाकी चेक करें, सेम है। खरीद के ला रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है, वापस कर रहे हैं, इन्वेंट्री कम हो रही है। खराब हो रही है, कबाड़िए को बेच रहे हैं, खराब हो रही हैं, अभी अपने पास ही पड़ी हैं। और अगर अपने पास ही पड़ी हैं तो या तो नॉर्मल स्टोर में पड़ी हैं या अलग से स्टोर में रखनी। और आपको सवाल में 6 और 7 में से बाय डिफॉल्ट 6 लेके चलना है। फर्क तीसरी चौथी एंट्री में क्या आया, रॉ मटेरियल स्टोर से निकाल के यूज हो रहा है और गुड्स स्टोर से निकाल के सेल हो रही है। तो फर्क तीसरी चौथी एंट्री का है। रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, और गुड्स सेल हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये कल और परसों वाला काम किया था। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि ट्रेडिंग फिनिश गुड्स वाली एंट्रीज को दोबारा गौर से देखें, ये सातों एंट्री देखें, फिर मैं पूछता हूं कुछ। जी जी, ट्रेडिंग की बात करो जी, पेज 2 पे शुरू हो रहा है। अरे जो कल किया ना उसी को बस कहा रिवाइज करते हैं, उसी को। हाँ जी, इन्वेंट्री खरीद के ला रहे हैं और खरीदी भी वापस कर रहे हैं, पहली दो एंट्रीज। ट्रेडिंग में अब आप पेज 3 देखें और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स एंट्री 2 ऑनवर्ड देखें।
1 नहीं 2 ऑनवर्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स 2 ऑनवर्ड्स देखें, 2 3 4 5 6। हाँ जी सेम है। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स है तो सेम है। सिर्फ ये फर्क है, ट्रेडिंग में खरीदते हैं, खरीदी भी वापस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बनाएंगे, वो बनाई भी थोड़ी वापस होंगी। तो यहां पर सिर्फ बना रहे हैं, यहां पर खरीद के वापस भी हो सकती थी। तो ट्रेडिंग में इन दो की जगह मैन्युफैक्चरिंग में पहली वाली देखें, फिनिश गुड बनने से पहले वो क्या चीज थी? वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस से वो फिनिश गुड बन रही है। तो देख लें पहली एंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस करके। तो जब गुड्स बनेंगी तो वर्क इन प्रोसेस से निकल के वो फिनिश गुड्स बन जाएंगी, और अब बस वो फिनिश गुड्स हैं, तो बाकी वो ट्रेडिंग बिजनेस जैसा ही। ओके, ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स। इसका करते हैं सवाल। अच्छा, सवाल से पहले एक और चीज फिर से रिकैप दे दूं। ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखी है, मैंने को 2-3 जबानी भी बोली थी। ये तो मैंने एक बेस बनाने के लिए एंट्रीज लिख दी, जैसे ड्राइंग्स हैं, डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, और गरीबों को बांट रहे हैं तो चैरिटी डेबिट। तो 2-4 जबानी भी बोली थी। काम सीख गए हैं तो वो 2-4 एंट्रीज भी हो सकती हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस किस दिन हो रही हैं? थ्रू आउट द पीरियड या आखिरी दिन हो रही है? थ्रू आउट द पीरियड हो रही है। तो पूरे, जैसे कल परसों सवाल में भी किया, तो पूरे महीने या साल जिस पीरियड का भी सवाल है, साथ साथ ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और साथ साथ रिकॉर्ड होती रहती है। लेकिन ये जो एंट्री आखिरी दो है, आखिरी वाली दो, यानी छठी सातवीं या पांचवीं छठी एनआरवी राइट डाउन वाली, ये कब हो रही है? ये एंड पे हो रही है। ये एंड पे, ये साथ साथ नहीं है। ये एंड पे क्यों है? क्योंकि एनआरवी राइट डाउन करने की जरूरत पड़ ही किसके लिए रही है? जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो ये जो एनआरवी राइट डाउन है, ये कोई ट्रांजैक्शन है या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आप आइए ऑटम 21 पे, फर्स्ट पेपर में ऑटम 21। ये मेरी बुक में क्वेश्चन 4 होगा, ऑरेंज लिमिटेड। हाँ जी, मिल गया सवाल? अच्छा, इसमें ना पहले भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि कॉस्ट है तो न्यूमेरिकल पेपर, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी अंग्रेजी हो सकती है। कुछ अंग्रेजी याद करने वाली हो सकती है, कुछ आपसे कॉन्सेप्ट पूछा होगा, वो आपने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखना है। जैसे इसका पार्ट ए देखें, इसके लिए कोई रट्टे की जरूरत नहीं है। पार्ट ए देखिए, पार्ट ए, पढ़ लिया? नॉर्मली एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए या कॉस्ट? एनआरवी बिजनेस गरीबों की मदद के लिए बना है या प्रॉफिट कमाने के लिए बना है? प्रॉफिट कमाने के लिए बना है। तो नॉर्मली एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हो जाए कि एनआरवी कॉस्ट से कम हो जाए? क्या मिसालें हो सकती हैं? गुड्स खराब है, मार्केट प्राइसेस गिर गई है, कोई बेहतर प्रोडक्ट आ गया जिससे इसकी डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गई, ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, आउटडेटेड हो गया हुआ है, या किसी वजह से सेलिंग खर्चे बढ़ गए हुए हैं। ये मुख्तलिफ मिसालें हो सकती हैं। बस यही 2-4 मिसालें लिखने को कहा है। ये 2 नंबर का सवाल। अब ये रट्टा वाला नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली बस होना इंग्लिश में चाहिए, और वो इंग्लिश भी आपकी इतनी जाती ना हो कि आपकी जात के अलावा किसी को समझना है। टूटी फूटी बस समझ आ जाएगा। तो ये 4 मिसालें ये मांगी हैं पार्ट ए में। चले पार्ट बी करते हैं। अच्छा, पार्ट बी में एंट्रीज बेशक मांगी हैं और रिक्वायरमेंट में 0.1 0.2 ज्यादा नंबर किसके? तो बजाहिर है 0.1 के। तो बजाहिर ये लग रहा है कि 10 नंबर एंट्रीज के हैं। तो आप ना अभी फिलहाल मेरे कहने पे इसकी रिक्वायरमेंट 1 to 1 इग्नोर करें
मैं पहले रिक्वायर कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी। यानी पहले हम इसको वैल्यूएशन का सवाल करके सॉल्व करते हैं, फिर पॉइंट 1 आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम इसका पॉइंट 2 सॉल्व करेंगे, जो देखने में लग रहा है सिर्फ 3 नंबर है, लेकिन एक्चुअली इसमें जो सारी मेहनत होगी वो मेहनत ही पॉइंट 1 में काम आनी। तो इसकी रिक्वायरमेंट 1 को इग्नोर करके मैं आपको बस पॉइंट 2 पहले कराने लगा हूं। अब आप सवाल पढ़ लें, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने लगे, जो आज से 2 दिन पहले कर रहे थे। अब आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं सॉल्व सामने। चलिए सवाल पढ़ के फारिग हो गए आप, पढ़ लिया सारा सबने, सुन लूं, चलो पढ़ लिया होगा। पार्ट बी कर रहा हूं सॉल्व, और पार्ट बी की रिक्वायरमेंट 1 को फिलहाल इग्नोर करके बस रिक्वायरमेंट 2 सॉल्व कर रहा हूं। एक बार वैल्यूएशन कर देना, फिर उसके बाद मैं आपको एंट्रीज भी सिखा दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये 4 तो हम पहले भी खेलते आ रहे हैं, ABCD 4 प्रोडक्ट्स हैं और चारों की हमने वैल्यू निकालनी है। कुछ डैमेज्ड हैं, कुछ नॉर्मल हैं, तो जो डैमेज्ड हैं उनके लिए अलग, जो नॉर्मल है उनके लिए अलग। और कॉस्ट की कैलकुलेशन में तो नहीं डाला आपको, कॉस्ट खुद बता दी है। तो मेनली ये NRV कैलकुलेशन का ही सवाल है, जैसे वो टॉयज वाला सवाल भी था। तो सवाल के डेटा में टेबल आपको 30 जून 21 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 का डाटा दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं, कॉस्ट पर यूनिट है,
रिटेल प्राइस सेल प्राइस ही है, रिटेल प्राइस सेल प्राइस है, सेलिंग कॉस्ट है, डिफेक्टिव यूनिट्स है, रीवर्क है, तो ये कुछ वैसा वैसा सा डाटा है जैसे उस दिन हमने एबीसीडी का सवाल किया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपने इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व की थी तो ये कुछ कुछ वैसा सा डाटा है, और नहीं की थी तो अब बस डाटा है। और रिक्वायरमेंट है हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। ये एडजस्टेड वैल्यू सिर्फ इसलिए कह रहा है कि दरमियान में ना कुछ एरर्स भी हैं, इसलिए वो कह रहा है कि आप उन एरर्स को ध्यान से देख के सही वाली वैल्यू बताना, वरना अगर वो एडजस्टेड का वर्ड ना भी कहता, सिर्फ कह देता डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो भी वही बात। एडजस्टेड सिर्फ इसलिए कहा है कि इसमें कहीं बीच में एरर्स भी हैं। तो इस टेबल में लिखे डाटा में कोई एतराज? रिटेल प्राइस सेल प्राइस है जी, टेबल वाला डाटा। अच्छा, सवाल की अप्रोच, 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों की वैल्यू निकालनी है, तो एक एक करके चल देते हैं। ये कर रहा हूं मैं ऑटम 21 पार्ट बी का पॉइंट 2। अच्छा, सवाल में प्रेजेंट करने के एतबार से भी ना कोई मसला नहीं है, अगर आप पहले 2 सॉल्व कर देंगे और बाद में 1 सॉल्व कर देंगे, कोई बदतमीजी नहीं है, बस बता देना क्या कर रहे हैं। 2 प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? अच्छा, चूंकि उसने कहा है एडजस्टेड वैल्यू और सवाल पढ़ा भी है आपने, और चलो मैंने भी बता दिया कि दरमियान में कहीं एरर्स भी हैं, तो ये देख लीजिएगा कि ए के जो 15,000 हैं वो सही हैं या गलत है। जी सही है, तो 15,000 हैं और इनमें से कुछ डिफेक्टिव भी हैं। जी डिफेक्टिव भी हैं, तो नॉर्मल और डिफेक्टिव टोटल है 15,000, डिफेक्टिव तो फिर सही वाले 12,600। कॉस्ट पर यूनिट उस दिन सवाल में हमने कैलकुलेट की थी, अब उसने खुद दी हुई है 800। तो अब मेहनत रहेगी फिर एनआरवी की, और चूंकि पर यूनिट सेम ही है तो हम कंपैरिजन भी एनआरवी पर यूनिट से ही कर सकते हैं, और डिफेक्टिव और नॉर्मल अलग अलग हैं तो हम भी फिर एनआरवी अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले नॉर्मल वाले देखते हैं। सेल प्राइस ये कहां है? टेबल में दी हुई है, ये तो है गुजरे हुए साल की रिटेल प्राइस सेल प्राइस, ये है गुजरे हुए साल की। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें कहीं प्रोडक्ट ए के बारे में कोई बुलेट पॉइंट, पहला सी है, फिर डिफेक्टिव और फिर बी और डी है, तो ए का कोई मसला नहीं है, इसलिए ए की सेल प्राइस क्या होगी? वही जो पहले चल रही है। लेकिन ये जो पहले चल रही है ना, इसके साथ लिखा हुआ है इंक्लूसिव, ये सेल टैक्स शामिल है, तो ये सेल नहीं होती, सेल इससे पहले वाली होती है। सेल टैक्स सेलर किस लिए ले रहा होता है? वो तो कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दे देगा। हमारी सेल वैल्यू क्या होगी? सेल्स टैक्स के बगैर वाली। तो ये जो 1144 दी हुई है ये इनक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स है। तो हम लोग सेल प्राइस ले लेंगे 11 क्या है 44, ये 110 है। वन 1040 और कोई कॉस्ट टू सेल? जी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन अगेन ये तो पिछले साल की है, तो इसके बारे में कोई कहा हो कि महंगी हो जाएगी या, तो बस फिर ये वही रहेगी कॉस्ट टू सेल 89,6। ये हो गई नॉर्मल वालों की एनआरवी। अब आते हैं डिफेक्टिव वाले। डिफेक्टिव के लिए पहला नहीं, दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन मार्केट एट 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क और सेलिंग कॉस्ट। तो फिर ऊपर टेबल में रीवर्क कॉस्ट क्यों दी हुई है? इसका मतलब है नहीं क्या क्या डैमेज है तो? अच्छा चलो मैं सवाल दोबारा पूछता हूं। ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड in the market at 60% of current retail price without incurring any rework, तो फिर रीवर्क कॉस्ट ऊपर क्यों दी हुई है?
डिफरेंस किसका? इसका मतलब है कि हमारे पास इनको बेचने के दो रास्ते हैं, या तो बगैर रीवर्क के बेच दें या फिर रीवर्क करके बेचें। अच्छा, रीवर्क करके बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे नहीं बताया, तो जब रीवर्क कर ही देंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास डिफेक्टिव वालों को बेचने के दो रास्ते हैं। एक ऑप्शन है कि इसको ऐसे ही बेच दें, अगर ऐसे ही बेचा तो कितने का बिकेगा? इसके 60% का। जी 624, और इसमें से माइनस कॉस्ट टू रिवर्क और कॉस्ट टू रिपेयर नहीं, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बगैर कॉस्ट टू सेल और बगैर रीवर्क किए बेच देंगे। तो बस एक ऑप्शन की एनआरवी ये है, और दूसरी ऑप्शन है कि हम इसको बेचें आफ्टर रीवर्क। अब जब आफ्टर रीवर्क बेचेंगे यानी रीवर्क कर ही लेंगे तो फिर तो ठीक हो जाएगा ना, और कॉस्ट टू सेल भी लगेगी फिर, और रीवर्क कॉस्ट भी लगेगी 260। तो एनआरवी हुई 700। ये मैंने आपको पॉइंट दिखाया था कि अगर एक से ज्यादा बेचने की ऑप्शन हो तो हमने एनआरवी वो लेनी है जो हाईएस्ट है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे ना सवाल पूछ रहे थे ग्रुप में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ शायद आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और भी बच्चों को मसला हो सकता है। एक मैंने पॉइंट बताया था अलग, जो ये था कि स्टॉक में पड़ी हुई चीजें हैं, खराब हैं, उनको बेचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, और हमने तय नहीं किया हुआ कि क्या करना है। तो एनआरवी कौन सी लेंगे? जो हाईएस्ट है। और अगर तय कर लिया हुआ है तो जो तय किया हुआ है। ये अलग पॉइंट था। और फिर मैंने एक अलग से पॉइंट लिखवाया था कि पास्ट प्राइस भी दी हुई है, फ्यूचर प्राइस भी दी हुई है। तो फ्यूचर लेनी, उसमें हाईएस्ट की बात नहीं की थी मैंने, वहां पर बात की थी कि फ्यूचर लेनी है, और फ्यूचर भी वो जो हम बेच लेंगे। वहां ये हाईएस्ट की बात नहीं थी। हाईएस्ट वाला पॉइंट मैंने अलग बताया था और फ्यूचर पास वाला पॉइंट अलग बताया था। हाईएस्ट वाली पॉइंट ये था कि खराब यूनिट्स हैं, उनको एक से ज्यादा ऑप्शन है बेचने की, तो हमने वो ऑप्शन लेनी है जिसमें हाईएस्ट एनआरवी निकले। तो प्रोडक्ट ए हो गया सॉल्व। तो प्रोडक्ट ए का आंसर क्या बना? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या निकला नॉर्मल वालों के लिए? जी, नॉर्मल वालों की कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट लोअर है 12600 इंटू 800, और डिफेक्टिव वालों की एनआरवी लोअर है 2400 इंटू 700। 1008 डबल, एक और बस। नहीं तो 11, ये हो गया प्रोडक्ट ए। वो कह रहे हैं ना विदाउट इनकरिंग, ना पूरी इंग्रेजी पढ़े। विदाउट इनकरिंग रिवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। हो सकता है कबाड़िए को कहें कि आगे ले जाओ ऐसी चीजें। प्रोडक्ट ए डन। चलें इसको पूरा नोट करने पे बी करता हूं।
जी मिलाऊं? प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के स्टॉक में कितना यूनिट है और इनमें कोई एरर है? नहीं। तो इसके जो 25,000 हैं उनमें से खराब कितने हैं? 4,000। और इनकी कॉस्ट 700। सेल प्राइस पिछले साल 990 थी, यानी 900 थी। तीसरा बुलेट पॉइंट, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, इससे मिलते जुलते जो बाकी कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने प्राइसेस सस्ती कर ली हुई हैं। जब मटेरियल सस्ता हो गया तो लोगों ने प्रोडक्ट्स भी सस्ते कर लिए। अब चूंकि वो लोग यानी कंपेटिटर्स सस्ता बेच रहे हैं तो हमें भी सस्ता बेचना पड़ेगा। दी प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय कंपेटिटर्स, यानी इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो मार्केट में सस्ते बेचने लग गए हैं। कितने सस्ते? बी वाला 15% और डी वाला 20%। अच्छा, आप शर्मा शर्मी पूछते नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं। ये बात बेटे पता है सबको कि जब दो चीजों का जिक्र हो रहा होता है तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा। सही। तो जो कंपेटिटर्स 15% और 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, OL would have to adjust its sale prices accordingly, यानी हमें भी सस्ता करना पड़ेगा। तो B कितना सस्ता करना पड़ेगा? तो ये ठीक है, 765 और कॉस्ट टू सेल 75, 690। और अगर हमने रीफर्क के बगैर बेचा तो 60% का बेच लेंगे, 459। और अगर रीवर्क करके बेचा तो 765 का बेच लेंगे, 75 और रीवर्क 320, 370, 459। नॉर्मल वालों की भी एनआरवी लोअर है और डिफेक्टिव वालों की भी एनआरवी ही लोअर है। 21,690 और 4,459, 14490 000 1836 000 16। जी जी, क्योंकि दूसरे बुलेट पॉइंट में पूरी अंग्रेजी पढ़े विदाउट के बाद, विदाउट इनकरिंग रीवर्क कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, यानी दोनों ही नहीं है इसमें।
हाँ जी, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, चले आगे। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी और डी में चलो अच्छी बात यह है कि वो डिफेक्टिव नहीं है, तो ये वाला काम नहीं है सी और डी में। प्रोडक्ट सी के 5000 यूनिट्स हैं स्टॉक में और कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है और बस एनआरवी निकालनी है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो ऊपर टेबल आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स इन्वेंट्री, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चल रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल काउंट ये बात पता चली, तो वो जो ऊपर टेबल में 5000 लिखे हुए हैं वो गलत वाले हैं कि सही वाले? वो गलत वाले हैं। तो गलत वाले 5000 यूनिट्स हैं ऊपर स्टॉक में लिखे हुए। और परपेचुअल सिस्टम, ये कैसे पता परपेचुअल सिस्टम? हाँ जी, एंट्रीज मांग रहा है, कॉस्ट है, परपेचुअल ही होता है, कॉस्ट में परपेचुअल होता है। वैसे तो हर सवाल में जो पीछे 2-3 किए हैं उनमें परपेचुअल लिखा होता था, लेकिन कॉस्ट में परपेचुअल ही होता है, और एंट्रीज भी मांग रहा है तो परपेचुअल ही होता है। अच्छा, जो 5000 यूनिट्स हैं वो जो ऊपर लिखे हुए हैं वो रिकॉर्ड से पता चल गए होंगे। फिर ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 वाज ऑब्जर्व्ड, ये क्या है? शॉर्टेज। यानी हमने जब फिजिकल गिनती की तो फिजिकल गिनती करते हुए 900 की डिस्क्रिपेंसी थी, यानी जो रिकॉर्ड में 5000 आ रहे थे असल में 5000 नहीं 4100, ये मतलब है इस बात का। तो अब 41 सही है या 5000 सही है? ऑन इन्वेस्टिगेशन, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लें फिर देखते हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड कि यूनिट्स जो हमने खरीदे थे, जो हमने बेचे थे, बेचे 5600 थे, लेकिन उनको रिकॉर्ड करते हुए यानी उस कार्ड के अंदर सेल के सामने 56 लिखने की बजाय 6500 आउट कर दिए, तो ज्यादा आउट कर दिए, तो फिर 4100 कैसे हुए? हाँ जी, नहीं तो फिर अभी जो आप सबने एक साथ आवाज दी थी 4100 है, वो मेरी बात पे बैक किया था। डिस्क्रिपेंसी का मतलब शॉर्टेज नहीं है, फर्क है, कुछ गड़बड़ है। ये जो डिस्क्रिपेंसी है ना, ये कुछ तो गड़बड़ है। और ये 900 का मतलब ये नहीं है कि 900 गायब थे वहां थे, बट डिस्क्रिपेंसी है, यानी जो रिकॉर्ड थे और जो फिजिकल था उसमें फर्क पता चल रहा है। अब आप ऑन इन्वेस्टिगेशन से पहचानेंगे कि सही कितने हैं। तो स्टोर रिकॉर्ड के मुताबिक 5000 है, जबकि गलती क्या पता चली? हाँ जी, गलती क्या पता चली? कि रिकॉर्ड करते हुए 5600 को सेल करना था, 6500 को सेल रिकॉर्ड कर लिया, यानी आउट करते करते 6500 लिख दिए 5600 की जगह। तो उस टेबल के एंड पे जो बैलेंस आ रहा है वो कम आ रहा होगा। क्यों कम आ रहा होगा? क्योंकि ज्यादा माइनस हो गए। तो सही कितना है? 5900। कैसे? दोबारा सुने। जब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बन रहा था तो सेल 5600 माइनस करते सही में, तो आखिरी क्लोजिंग बैलेंस आ जाता। इसमें 5900 ऐड करिएगा,
हाँ, इसमें 59 ऐड करिएगा, 111500। ये गलत है, ये सही है। असल में इतनी सेल थी, तो जब उसको रिकॉर्ड करते एज सेल तो क्लोजिंग बैलेंस इतना बचता, लेकिन हमने ये लेस करने की बजाय ये लेस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कम बच गया। ये है अभी जो हमें रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, असल में ये 11,500 कैसे आया वो तो मैंने ठीक करके दिखाना है ना। मैं तो आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपसे 11,500 नहीं भी निकला, बात ये हो रही है कि सेल माइनस करनी थी तो क्लोजिंग स्टॉक अपडेट होना था, इतना माइनस करना चाहिए था, इतना माइनस कर लिया, तो जब क्लोजिंग स्टॉक अपडेट होके निकला तो वो कम निकल आया ना, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए ये बढ़ा दिया। तो सी का सही क्लोजिंग स्टॉक 5,000 नहीं है, 5,900। और बुलेट पॉइंट 2 सी का कोई काम, उसके डिफेक्टिव ही नहीं है। बुलेट पॉइंट तीसरा सी का कोई काम नहीं, वो तो बी और डी की बात हो रही है। तो सी में ये आगे यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट 900 और एनआरवी, सेल प्राइस, इनके बारे में कोई फ्यूचर की बात की हो तो बस वही जो पिछले साल की थी वही इनकी है। पिछले साल थी ये 1320 और ये थी 1, कॉस्ट टू सेल $5,900 यूनिट्स की कॉस्ट ही लोअर है, 5310। ये हो गया प्रोडक्ट सी। एफको मेथड पे बाय डिफॉल्ट लिखा तो हुआ है, आपके पास पुरानी किताब थी, इसे मेंशन नहीं था, नई किताब होती तो मेंशन था। वो जो रेजिस्ट्रेशन 4 है ना, वो असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल है, बहुत पुराना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उस सवाल में, जिस दौर का वो सवाल है, 2008 का कोई सवाल है, उसमें रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि IAS 2 में जो 2 मेथड्स अलाउड हैं उनमें से कोई सा भी एक लगा दें। तो अब कॉस्ट में तो मैंने IAS 2 नहीं कहना था, तो इसलिए कॉस्ट में FIFO है कि एफको, ये बताया होता है सवाल में। FIFO एफको कौन सा है ये सवाल में मेंशन होता है, और अगर नहीं मेंशन, भाई होगा मेंशन, कह रहा हूं होगा। अच्छा, अगर फिर भी नहीं है मेंशन, तो मैंने कहा है ना होता है मेंशन, और अगर ना मेंशन, मैं आपको समझ क्यों नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं होता है मेंशन, और अगर फिर भी ना मेंशन हो तो जो मर्जी कर ले, FIFO से कर ले, आपको से कर ले, मेंशन होता है वैसे। प्रोडक्ट सी, अरे सी इशारा करो ना, सी। प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट डी में भी कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो वो भी बस नॉर्मल वाले ही हैं। और उसके क्लोजिंग यूनिट्स में कोई एरर कितने हैं, 8,000। कॉस्ट पर यूनिट 1-2, पिछले साल कितने का बेचा था, 19, और अब हमें ये इतने का बेचना पड़ेगा। पहला तीसरा बुलेट पॉइंट, कॉस्ट टू सेल,
ये हो गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इनमें बताएं कोई परेशानी है तो फिर पार्ट 1 करता हूं एंट्रीज। अच्छा, ये ना मैंने पहले भी ये कही दी है बात, फिर कह देता हूं कि 4 प्रोडक्ट्स हैं, एक टेबल में 4 कॉलम बना के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता। मैं आपको कहूंगा हर प्रोडक्ट अलग अलग लेके चलें, क्योंकि अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो एक टेबल में सॉल्व किया तो ना करें ना, आप अलग अलग कर लें। और सवाल की प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कोई मसला नहीं है, बस आप जो कर रहे हैं वो आपको भी समझ आए क्या कर रहे हैं और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए, बस ये फॉर्मेट होता है। वैल्यू डन, तो मैं पार्ट 1 पे आऊं। कोई सवाल, परेशानी, तकलीफ? पॉइंट नंबर 1, अच्छा पॉइंट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ें, पॉइंट 1 की। और अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप पहले खुद पॉइंट 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर जो कल और परसों सवाल किया था उनकी भी रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर करता हूं बात। पॉइंट 1 की रिक्वायरमेंट की वर्डिंग देखें और कल परसों वाले सवाल उनकी भी रिक्वायरमेंट देखिएगा, फिर करता हूं बात। रिक्वायरमेंट सवाल में देखनी बेटे। स्प्रिंग 21 था और ऑटम 10 था। जी, ऑटम 10 और स्प्रिंग 21, एक तो सवाल का डेटा भी देखेंगे ना तो डेट वाइज ट्रांजैक्शंस दी हुई थी और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि आपने, बेशक वर्ड नेसेसरी था, प्रिपेयर नेसेसरी, लेकिन क्या, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। तो वो जो ट्रांजैक्शंस थी पूरे महीने में उनकी एंट्रीज करनी थी। ऑटम 21 में आपको कौन सी डेट्स और ट्रांजैक्शंस बताई हैं? कोई भी नहीं बताई। रिक्वायरमेंट की वर्डिंग चेक करें, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। और एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर हम कहें कि एडजस्टमेंट, तो वो 2 ही बातें हैं इस सवाल में, या तो एरर है उसको ठीक करना है, तो करेक्शन ऑफ एरर्स, जिन्होंने FR1 पढ़ लिया हुआ है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे। और एक एडजस्टमेंट वो NRV वाली, राइट डाउन वाली। तो इसमें हमने पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस की बजाय सिर्फ एरर और वो राइट डाउन की एंट्री करनी है। ये सवाल की वर्डिंग से मैंने आपको समझाया। तो एरर क्या था? एरर यह था कि हमने प्रोडक्ट सी की सेल
900 यूनिट्स ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए थे, यानी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट ज्यादा से कर ली थी, तो रिवर्स कर देते हैं। एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं जो सेल गलत रिकॉर्ड की थी, और सेल की, अच्छा आपको सेल्स वैल्यू बताइए, तो फिर सेल वाली एंट्री नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ सेल वाली ही कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट ज्यादा से कर दी थी, तो रिवर्स कर देंगे, इन्वेंट्री वापस डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। वेटेड एवरेज मेथड है, तो किस रेट से हमने ये एंट्री की होगी, एवरेज से, तो 900 यूनिट्स ये, अच्छा 900 ये यूनिट्स हैं और 900 ये रुपए हैं कॉस्ट। एक ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। फिर एक एनआरवी राइट डाउन है। एनआरवी राइट डाउन हमने किस किस प्रोडक्ट में किया है, सी और डी में तो नहीं किया, सी और डी में तो कॉस्ट ही लोअर थी, ए और बी में किया था। तो ए और बी अलग अलग प्रोडक्ट है, तो एंट्री भी अलग अलग कर दें, एनआरवी राइट डाउन ऑफ ए, वो मैंने बता दिया हुआ है। ए देखें क्या किया हमने, ए में जो नॉर्मल वाले हैं वो कॉस्ट पे ही थे, सिर्फ डिफेक्टिव वालों की एनआरवी लोअर थी। तो डिफेक्टिव वालों की कॉस्ट कितनी थी, 800, एनआरवी कितनी थी, तो राइट डाउन कितना, 100, तो 100 से एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सही है, पीएनएल भी सही है। कितने यूनिट से डिफेक्टिव वाले, 2400, और राइट डाउन 100 से 240,000। और हमने बी में भी एनआरवी दी है, तो एनआरवी राइट डाउन बी का, बी की कॉस्ट कितनी थी, 700 थी, बी की कॉस्ट 700 थी, इन पे 10 रुपए का राइट डाउन है और इन पे 241 का, तो 21,000 यूनिट्स पे 10 रुपए का राइट डाउन है, प्लस 4,000 यूनिट्स पे 241 का राइट डाउन है, 11,400,000। पूछे बेटा, इसमें जो पूछना,
पूछना कुछ? कौन सा 900? ये फिर 900 कैसे आया? टेबल में सी का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 5000। और ये जो टेबल दिया हुआ है सारा फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2021, और परपेचुअल सिस्टम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉस्ट में परपेचुअल ही होता है। तो ये जो सारा टेबल का डाटा है, इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग, तो ये रिकॉर्ड्स का डाटा होगा या फिजिकली गिना होगा? रिकॉर्ड का होगा। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोडक्ट सी का क्लोजिंग स्टॉक 5000 यूनिट्स है। अगर हमने रिकॉर्ड यानी टेबल बनाते हुए कोई गलती की है तो फिर ये 5000 सही है या गलत है? गलत है। गलती क्या की है? गलती ये की है कि हमने स्टॉक में जब कार्ड बना रहे थे तो सेल को लिखते हुए ज्यादा यूनिट्स लिख लिए थे, यानी इन्वेंट्री से ज्यादा यूनिट्स आउट कर दिए थे, गलती से ज्यादा आउट कर दिए थे। तो जो रिकॉर्ड में बचा हुआ बैलेंस रह गया होगा वो कम रह गया होगा या ज्यादा? अच्छा चले, अगर हमने यूनिट्स खरीदे होते और गलती से ज्यादा खरीदना रिकॉर्ड कर लिया होता तो क्लोजिंग स्टॉक असली वाले से ज्यादा शो हो रहा होता। अब हमने बेचना गलत यानी ज्यादा बेचना रिकॉर्ड कर लिया तो क्लोजिंग स्टॉक असली वाले से कम शो हो रहा है ना, इसलिए सही के लिए इसको बढ़ा दिया। और इस सवाल में अच्छा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा ना, ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये यहां तक तो ये खत्म है, चैप्टर खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। इसमें एक पुराना सवाल है, वो एहतियातन में इसलिए जिक्र कर लिया करता हूं क्योंकि जिस दौर का वो सवाल है ना, आज से कोई 12 साल पुराना, उस दौर में बच्चों ने ये आखिरी पेपर होता था कॉस्ट का, मतलब आखिर में होता था, और इससे पहले FAR 1 पढ़ा होता था और इन्वेंट्री की रिकंसिलिएशन एक चीज पढ़ी होती थी। इंट्रो पढ़ा, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ी। तो जैसे बैंक की रिकंसिलिएशन है ना, इन्वेंट्री की भी एक रिकंसिलिएशन होती थी और वो बच्चों ने FAR 1 में पढ़ी होती थी। चूंकि वो पढ़ी होती थी तो उसी के स्टाइल पे एक सवाल बना दिया था एग्जामिनर ने, तो इसलिए है तो ये पुरानी पढ़ी हुई चीज का तो होना तो टेस्ट नहीं चाहिए, एहतियातन कवर कर ले, एहतियातन ये कवर करके भी बस खत्म हो गया चैप्टर। लेकिन ये जो आपके बड़े बूढ़ों ने बताया आपको, शायद ये ना पिछली 2 अटेम्प्ट्स अखीर मुश्किल गुजरी हैं, और हो सकता है बूढ़ों में से कोई बैठा भी हो भी। ये जो ऑटम 23 और स्प्रिंग 24 था, ये एक्सेप्शनल अटेम्प्ट थी। ये शायद जो पेपर बना रहा था उसको पता नहीं था कि वो किन के लिए पेपर बना रहा है, या पता नहीं, शायद कोई किसी तरह से कोई इसमें दुश्मन का हाथ था। तो उन 2 अटेम्प्ट्स में जो सवाल आए थे वो बहुत मुश्किल थे, और लास्ट टाइम तो अखीर ही मुश्किल थे, इसलिए ये रीसेंट अटेम्प्ट इंसानों वाली आई है। तो वो जो स्प्रिंग 24 और ऑटम 23 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल आया है, उनमें से एक कल और एक परसों में करवा जरूर दूंगा, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। आप उससे अपना कॉन्फिडेंस ना खराब करिएगा, वो बहुत मुश्किल सवाल है, उसमें एरर्स मिक्स किए हुए हैं और वो बहुत ही ऊंचा समझा गया बच्चों को सवाल बनाते हुए। तो आम इंसान के बच्चे की बात नहीं है, वो जो करना चाहें जरूर करें, कोशिश पूरी करें, क्योंकि फिर हो सकता है, तो कोशिश पूरी करिएगा। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मायूस नहीं होना उन 2 सवालों से, उनमें से एक कल और एक परसों कराऊंगा। अभी एक सवाल देखिए आप, ऑटम 2012, मेहंदी लिमिटेड, ये बुक में क्वेश्चन 7 होगा, मेहंदी लिमिटेड। चले पुरानी में 6 होगा, मिला। ये इस सवाल में ना पार्ट ए देखें, क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। ये जो पार्ट ए है ये आपका होमवर्क है, पार्ट ए। 2 रॉ मटेरियल हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, वेटेड एवरेज है, वही टेबुलर वर्किंग करनी है जो 4 दिन से करते आ रहे हैं, सिंपल वही टेबुलर वर्किंग है, बस डबल सवाल है कि 2 मटेरियल हैं। पार्ट बी इसका मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे, वो भी ऑटम 23 से टाइम निकालने के बाद। सबर मैंने नहीं कहा रजिस्टर बंद करें भी। तो ऑटम 2012 पार्ट ए होमवर्क है, पार्ट बी कल डिस्कस करूंगा। और फिर बता रहा हूं, ऑटम 23 जो कल करवाऊंगा, स्प्रिंग 24 जो परसों करवाऊंगा, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये आम इंसान के बच्चे की बात नहीं है। आप में से जो इसको समझ के कर सके वो करिए, जो जिनको ना समझ आ रहा हो वो मायूस नहीं होना कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं हो रही, ठीक है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसके अलावा वैसे खत्म हो गई है,
लास्ट टाइम सवाल नहीं आया इसमें से, तो इस दफा चांस बनते हैं। और अरे जल्दी कहीं जाना है, अभी फ्लाइट है। मैं आपको ना हर चैप्टर में कभी एंड पे कभी शुरू में जब भी लगा मुझे, उस चैप्टर से कुछ थ्योरी मार्क करवा दिया करूंगा, जो आप याद कर लें तो अच्छा है, टेस्ट हो सकती है। अच्छा, आप उसको जबानी सुनेंगे तो याद तो नहीं रहेगी, तो या तो रजिस्टर में कहीं किसी एक कोने पे वो लिखना शुरू कर लें, या बुक में उस चैप्टर के एंड पे लिखना शुरू कर दिया करना। तो इस चैप्टर में से जो थ्योरेटिकली आप याद कर लें चीज, वो इसके पहले दूसरे पेज पे होंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज, पता नहीं दूसरे पे होंगे कि तीसरे पे होंगे। 5 FO के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस चैप्टर में मैंने डाले होंगे कहीं, सेकंड पेज पे है ना। इस चैप्टर में से ये चीज है जो आप याद कर लीजिएगा, ये थ्योरेटिकली पूछी जा सकते हैं। तो चैप्टर 1 में से याद करने वाली चीज ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये भी ठीक है। अच्छा, जिनकी घड़ी पे मुसलसल नजर जाए जा रही है, सांस रुक रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में थ्योरी मार्क कर ली। आज से ना कुछ हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मैंने आपको एक झंझोड़ने की कोशिश की, और किसी ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी होगी, किसी को जो फर्क पड़ा होगा। आप जब क्लास का हिस्सा बनते हैं, क्लास का एक है ऑनलाइन, तो आप में से कोई पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है पढ़ रहा हो, रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हो। अब जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी टीचर ही की बात चल रही है, और आप अपने कमरे में, घर में, लाइब्रेरी में, जहां भी अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठे हुए हैं, और टीचर का नॉलेज, टीचर का जो भी लेक्चर डिलीवरी वो आप तक पहुंच रहा है, आप लेक्चर नोट्स पूरे बिल्कुल ले रहे होंगे। लेकिन एक चीज उसमें मिसिंग है जो आपको शायद फौरन रियलाइज नहीं हो रही होगी। आप क्लास का हिस्सा नहीं है, आप वहां क्लास के अंदर बैठे नहीं हुए हैं, आप क्लास के माहौल का हिस्सा नहीं है। इस मिसाल पे वापस आता हूं, पहले एक और बात बता दूं। अगर आपके कोई छोटे बहन भाई स्कूल गोइंग, या कोई भतीजे भांजे स्कूल गोइंग, और वो भी आपको अगर आज से कुछ 4 साल पुरानी बात याद हो, तो जब ये कोरोना आया था तो बच्चे तो घर में ही रह गए थे, और स्कूल भी तकरीबन बंद, और बहुत सारे स्कूल तो मैनेज भी नहीं कर सके थे, लेकिन कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन कुछ काम शुरू किया, और वो बच्चे जो है वो जूम पे क्लास ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, साथ माँ भी बैठी हुई है, फिर उनको होमवर्क भी मिल रहे हैं, और वो टीचर्स काम दिए जा रहे हैं। उस दौर के स्कूल पढ़े हुए बच्चे, उनकी पर्सनैलिटी में फर्क आया। हालांकि टीचर ने लेक्चर ही डिलीवर करना था ना, वो तो उनको मिल गया मोबाइल के ऊपर। क्यों फर्क आ गया? क्योंकि जो क्लास के एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन सीखना था वो नहीं सीखा। फिर अपने पीयर्स के साथ बैठ के भी इंसान बहुत कुछ सीख रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गई जो आम अक्ल में बात आती है। उसके अलावा एक और बात है जो पता नहीं शायद मैंने कॉस्ट के पहले लेक्चर में बोली थी या नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। कुछ बरकत का फैक्टर होता है, यानी जब हम किसी माहौल में बैठे होते हैं ना, उसके असरात भी होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप घर में बैठे पढ़ रहे हो और लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हो, सही वाली लाइब्रेरी जहां पर बाकी लोग भी इधर उधर देखने नहीं बैठते, पढ़ने बैठते हैं, अगर सही लाइब्रेरी में बैठे हैं तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि बाकी सब भी पढ़ रहे होंगे तो माहौल का असर होगा। इसी तरह से अगर आप सीए की क्लास में हैं और आप, चलो हॉस्टलाइट भी हैं अगर, और आपके इर्द गिर्द के जो रूममेट्स हैं, हॉस्टल फेलोज हैं, या क्लास में जिनके साथ आप बैठते हैं, उनकी मेन डिस्कशन ये ऑटम अटेम्प्ट और स्प्रिंग अटेम्प्ट और एग्जाम्स, मेन डिस्कशन ये होती है। तो इससे क्या होगा? एग्जाम की एक फिक्र बनी रहेगी, असर पड़ेगा उसका। और अगर उनकी डिस्कशन सारे वो सीजन और फलानी गेम्स और फलानी मूवी और फलाने ड्रामे और फलाना चिल माहौल और ये सब, तो फिर पता तो है एग्जाम देना है, पता है, लेकिन डिस्कशन चूंकि एग्जाम का जिक्र ही नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपको एग्जाम की फिक्र नहीं बन रही होगी। पता होगा, पूछेंगे एग्जाम का, ये सितंबर में एग्जाम है या मार्च में एग्जाम है, फिक्र नहीं बन रही होगी। तो फिक्र बनती है एक तो जिक्र बार बार हो रहा हो, या ओवरऑल एनवायरमेंट से। मैंने आपको उस दिन एक चीज जोड़ने की कोशिश की, हो सकता है आप में से कुछ लोग जाग रहे हो, मेरी बात सुनी और लगा हाँ यार बात तो सही है, उसके बाद फिर भूल गए बात। अब मैंने आपको पढ़ानी तो इंशाल्लाह कॉस्ट ही है, पढ़ाना है आपको मैंने, लेकिन एक तो ये कि कभी कभी कोई मौका मिल के कभी कोई बात छेड़ दी, फिर कुछ थोड़ा मोटिवेट कर दिया। उसके अलावा ना एक काम और मैं किया करता हूं, जो 10-12 लेक्चर बाद ही करता हूं, लेकिन उस दिन जरा मौका मिल गया तो पहले बोल पड़ा था, वरना मैं कोई 12-13 लेक्चर लेता हूं।
ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि पढ़ा सकता हूँ, कॉस्ट पढ़ा सकता हूँ। कोई अब तक कोई अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी, शायद कुछ फ्रिक्वेंसी मैच हो गई होगी, कोई मोहब्बत बननी शुरू हो गई होगी। अब मैं इस तरह बात किया करता हूँ। तो एक काम बेटे मैं और चलाऊंगा इंशाल्लाह क्लास में। आप अभी आप 18, 19, 20, 21 साल जितनी आपकी उम्र है, अगर आपको अपने कोई फैमिली के बड़े या इवन के पुराने स्कूल के टीचर्स, यानी बड़ों की बात कर रहा हूं, आपको अगर वो अच्छी मेमोरीज में याद है, कोई रिश्तेदार, कोई पुराने टीचर्स अच्छे, वैसे याद तो वो भी होंगे जिन्होंने डंडे मारे होंगे, वो भी याद होंगे, लेकिन अच्छी मेमोरीज में वो याद होंगे जिनमें सब में कॉमन बात एक ही होगी कि वो इखलाक के अच्छे। ये सब में कॉमन बात थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन फैलाया है तो उससे पहले उन्हीं लोगों में रह के 40 साल की जिंदगी गुजारी है और अपना करेक्टर सेल किया है। पहले सेल मतलब मैं वो तो सेल वाली बात नहीं हो रही, लेकिन हम जैसे मैं आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट सेल नहीं कर रहा, देने की बात कर रहा हूं, तो आप लोग कैसे मुझसे रिसीव करेंगे वो चीजें। करेक्टर दिखाया है, फिर दीन की बात की। ये जो इखलाक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक तो वैसे इंप्रेशन पड़ता है, यानी एक अच्छे इखलाक से बात करेगा, वो सख्त बात भी कर रहा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और कोई सही बात गलत तरीके से भी कर रहा होगा तो बुरी लगेगी। तो इखलाक मैटर करता है। तो मैं अपनी क्लास में ये किया करता हूँ, FR2 MFA में शुरू कर लिया हुआ है, कॉस्ट में आज से कर रहा हूँ शुरू। आप सल्लम की जिंदगी जो है ना हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है और फॉलो करने के लिए एग्जाम्पल है। तो आप सल्लम की जिंदगी से ऐसे वाकयात या ऐसी अहादीस जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इखलाक के बारे में कुछ बता सकूं, तो वो मैं ना रोज तकरीबन क्लास में एक हदीस सुना दिया करूंगा जो इखलाक से रिलेटेड। उससे ओवर अ पीरियड शायद आप देखेंगे एंड ऑफ सेशन की आपको लगेगा कुछ चेंजेस आई हैं अंदर। तो ये मैं इंशाल्लाह से कल से एक चीज ऐड कर लूंगा क्लास में। सर ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।